इस नए सत्र में आप लोगों को सामाजिक विज्ञान की पहला ये लेक्चर शुरू हो रहा है। आपको बताना नहीं है, आप सब जानते हैं कि सामाजिक विज्ञान में दो खंड होते हैं। पहला खंड को और दूसरा खंड ख। खंड क में जैसा कि आपको 9th में भी विदित हो गया था कि इतिहास और नागरिक शास्त्र पढ़ना होता है। और खंड ख में भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ना होता है। ये दो पार्ट में सामाजिक विज्ञान बटा हुआ है। आपको आज पहले पार्ट का पहला जो है इतिहास से पाठ्यक्रम शुरू होगा। सबसे पहले आपको हम बता दें कि इतिहास में विश्व और भारत दोनों के पाठ्यक्रम सम्मिलित किए गए हैं। पहला जो यूनिट है, पहली जो इकाई पढ़नी है आपको इतिहास में, वो है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद की रूपरेखा यूरोप में क्या थी और भारत में क्या, कैसे विकास हुआ राष्ट्रवाद का, ये दोनों विश्व के संदर्भ में हमें यूरोप में पढ़ना है और भारत में राष्ट्रवाद का विकास कैसे हुआ ये पढ़ना है। अब रही बात कि अगर यूरोप के संदर्भ में हम राष्ट्रवाद की बात करें तो यूरोप में राष्ट्रवाद की झलक फ्रांस की क्रांति से दिखाई पड़ती है। नेपोलियन बोनापार्ट के उदय से इसकी झलक दिखाई पड़ती है। यानी आप कह सकते हैं कि 1789 में जो फ्रांस की क्रांति हुई, उस क्रांति ने ही राष्ट्रवाद को जन्म दे दिया यूरोप में। वैसे तो बहुत से कारक रहे यूरोप में राष्ट्रवाद उदय होने के। और इसके अंतर्गत हम नेपोलियन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी के अंतर्गत हम इटली और जर्मनी के एकीकरण को भी पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद ने कैसे इटली और जर्मनी के एकीकरण में अपनी भूमिका अदा की। इस तरह से यूरोप में राष्ट्रवाद की कड़ी पूरी होगी। किंतु भारत में राष्ट्रवाद का उदय का क्या कारण था और भारत में राष्ट्रवाद को हम विशेष रूप से अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष के रूप में पढ़ेंगे। यह इस इकाई को दो अध्यायों में बांट कर रखा गया है। पहले अध्याय में आपको यूरोप का राष्ट्रवाद पढ़ना है और दूसरे अध्याय में भारत का राष्ट्रवाद पढ़ना है। क्योंकि हम अपने देश के इतिहास से कक्षा 8 में भी कुछ
अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि आपने कक्षा 8 के इतिहास में जब आप आधुनिक इतिहास पढ़े तो उसमें आपने पढ़ा कि भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन कैसे हुआ और इस यूरोपीय शक्तियों से भारत में संघर्ष कैसे चला और उस संघर्ष का परिणाम भारत की स्वतंत्रता तक पहुंचने तक कहानी आपने पढ़ी। इसलिए आप कुछ परिचित हैं। इसलिए हम पहले भारत में राष्ट्रवाद पढ़ लें, उसके बाद हम यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगी बात। वैसे यूरोप का राष्ट्रवाद पहले आया, भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत उसके बाद हुई, लेकिन समझने के दृष्टिकोण से हम भारत का राष्ट्रवाद पहले से भी जानते हैं कुछ, इसलिए समझने में आसानी होगी। इसलिए पहले भारत में राष्ट्रवाद को पढ़ लें, जो दूसरा चैप्टर होगा, दूसरा अध्याय होगा, और पहला अध्याय बाद में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात कि राष्ट्रवाद क्या होता है, यहां से शुरू किया जाए कि राष्ट्रवाद होता क्या है। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, राष्ट्रवाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, धर्मवाद, बहुत से शब्द आते हैं, जिसमें यानी यहां दो शब्द है, जातिवाद यानी जाति और वाद, संप्रदाय और वाद, क्षेत्र और वाद, इस तरह से राष्ट्र और वाद। कहीं ना कहीं इसका मतलब क्या होता है, यह जानना होगा। ये अपने राष्ट्र के प्रति नागरिक का, अपने राष्ट्र के प्रति नागरिकों का जो आत्मीय लगाव का भाव होता है, उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। आपके मन में, आपकी अंतर आत्मा में जो देश के प्रति लगाव, सम्मान, समर्पण का भाव पाया जाता है, वही तो राष्ट्रवाद है। उदाहरण के स्वरूप, अगर दो देशों के बीच क्रिकेट मैच होता है तो आप चाहते हो कि हमारा देश जीत जाए, हमारा देश विजयी हो। क्यों चाहते हैं? यही ना है राष्ट्रवाद, क्योंकि हम अपने राष्ट्र के प्रति समर्पण दिखाते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव दिखाते हैं, अपने राष्ट्र के प्रति अपना जो है विश्वास प्रकट करते हैं। यही राष्ट्रवाद है। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रवाद ठीक होता है, लेकिन अगर इसमें एक शब्द और जोड़ दिया जाए, उग्र राष्ट्रवाद, तो उग्र राष्ट्रवाद अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखेंगे तो उग्र राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र के लिए वह विनाशकारी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इतिहास उदाहरण बनता है, इतिहास जो है दर्पण बनता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जिन जिन राजाओं ने, शासकों ने उग्र राष्ट्रवाद को अपनाया, उनका पतन ही हुआ, और उसके पतन के साथ राष्ट्र का भी अवनति होता है। तो राष्ट्रवाद तो ठीक है, लेकिन उग्र राष्ट्रवाद की अवधारणा ठीक नहीं है, क्योंकि राष्ट्रवाद में हम अपने राष्ट्र को सर्वोपरि समझें, अपने राष्ट्र के प्रति आत्मीय लगाव का भाव रखें, लेकिन दूसरे राष्ट्र को हम तुच्छ नहीं समझ सकते। अगर ये भाव जब आ जाता है कि हम बड़े, हम अहम आ जाता है बिल्कुल कि हम ही हैं सब कुछ, तो वहां विनाश की शुरुआत होती है। आप सुने भी होंगे या न जान, यहाँ चूंकि पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं है, नहीं तो हम आपको बताते कि जर्मनी में हिटलर का क्या हुआ, इटली में मुसोलिनी का क्या हाल हुआ। ये सभी उग्र राष्ट्रवाद के पोषक थे।
और उग्र राष्ट्रवाद ने, हिटलर की महत्वाकांक्षा ने द्वितीय विश्व युद्ध के दहलीज पर विश्व को खड़ा कर दिया। और द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम को आप सोचकर ही सहम जाते हैं थोड़े समय के लिए। तो राष्ट्रवाद का मतलब होता है कि अगर भाव देखा जाए, इसका अर्थ देखा जाए, तो अपने राष्ट्र के प्रति आत्मीय लगाव का भाव ही राष्ट्रवाद है। या दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति विश्वास, आत्मीय लगाव, यही राष्ट्रवाद है। वैसे राष्ट्रवाद की परिभाषा हम लिख सकते हैं, कह सकते हैं, राष्ट्रवाद एक ऐसा समुदाय होता है, राष्ट्रवाद एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों को सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बांधा रहता है, एक सूत्र में बंधा रहता है। राष्ट्रवाद एक ऐसा समुदाय होता है जो अपने सदस्यों को सामूहिक विश्वास, भावनाओं, आकांक्षाओं और कल्पनाओं के माध्यम से एक सूत्र में बंधा रहता है। कुछ राष्ट्र की मान्यताएं और पहचान होती है, इसे हम राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए, ये तो हमने आपको बताया कि राष्ट्रवाद क्या है, और राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद में थोड़ा सा अंतर भी बताया आपको कि राष्ट्रवाद का अर्थ ये नहीं होता कि हम दूसरे राष्ट्र का निंदा करें या दूसरे राष्ट्र को हम क्षति पहुंचाएं या अपने को इतना सर्वोपरि मान लें कि दूसरे का जो है स्वार्थ या हित आपसे टकराने लगे। चलिए अब बात करते हैं भारत में राष्ट्रवाद की। चूंकि सबसे पहले प्रश्न खड़ा होता है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के क्या कारण थे। चलिए, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण, राष्ट्रवाद के उदय के कारण अगर एक लाइन में कहा जाए कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय का कारण भारतीय नागरिकों का अंग्रेजों द्वारा किया गया शोषण है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्योंकि जब अंग्रेजों ने भारत पर शासन करना शुरू किया तो वे उदारता पूर्वक भारतीय नागरिकों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर शासन किया होता तो शायद भारत में राष्ट्रवाद का विकास न हो पाता इतना जल्दी। किंतु उन्होंने हर क्षेत्र में भारतीयों का शोषण किया, इसलिए भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। अब इसी को हम, अगर आ जाता है आपको बोर्ड की परीक्षा में कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारण पर प्रकाश डालिए, तो आप सोचते हैं कैसे लिखें, क्या करें। आप इसको 5 हेडिंग बना लीजिए, 3-4 हेडिंग मुख्य बना लीजिए और उसके बाद इसका विश्लेषण करिए। आपको आप वैसे आसान हो जाएगा। पहला, राजनैतिक कारण। दूसरा, सामाजिक कारण। तीसरा, आर्थिक कारण। अभी पहले 3 कारणों पर चर्चा करें, फिर आगे के बताते चलेंगे।
वैसे तो धार्मिक कारण, उसके बाद भी प्रेस की भूमिका है, सुधार आंदोलनों की भूमिका है। तो ये तमाम 4, 5, 6 हेडिंग पढ़ जाएंगी और उसके अंदर आप व्याख्या करेंगे तो आपको आसानी से इसका जो है आप महसूस करेंगे कि हम इस प्रश्न का उत्तर देने में बहुत आसानी महसूस करेंगे। राजनीतिक कारण, अंग्रेजों का शासन बिल्कुल दोषपूर्ण था। उनकी जो नीतिगत व्यवस्थाएं थी उनमें जो भिन्नात्मक आचरण था उसका प्रभाव भारतीय नागरिकों पर पड़ा। जैसे उदाहरण के लिए नौकरियों में भेदभाव, उच्च पद ब्रिटिश निवासियों के लिए और निम्न पद भारतीयों के लिए, न्याय व्यवस्था में असमानता, दोहरी न्याय प्रणाली थी। एक ही अपराध के लिए ब्रिटिश नागरिक को कम सजा और भारतीय नागरिक को अधिक सजा। अगले लॉर्ड विलेजली द्वारा जो साम्राज्यवादी नीति या डलहौजी द्वारा जो साम्राज्यवादी नीति अपनाई गई, उससे भी बहुत भारतीय जनमानस दुखद हुआ और एक कड़ी में अपने देश के प्रति समर्पण भाव उसमें बढ़ता गया। यही नहीं, जब मुगलों ने भारत पर शासन किया तो बहुत से मुगल बादशाह ऐसे भी थे जो भारतीय नागरिकों में अपना सम्मान रखते थे। और अंग्रेजों ने क्या किया कि भारतीय मुद्राओं से उनके तस्वीर हटा दी और ब्रिटिश जो लॉर्ड गवर्नर हुआ करते थे उनकी तस्वीर छपवाना शुरू की। इससे भी भारतीय जनमानस में बहुत आहत हुआ और भारतीय जनमानस अपने देश के प्रति जो है एकाग्र होने लगा। यही नहीं, अगर देखा जाए तो शिक्षा के क्षेत्र में भी अंग्रेजों ने दखल दिया। पश्चिमी शिक्षा का विस्तार करना तो हम ये नहीं कह सकते कि गलत था, लेकिन भारतीय शिक्षा प्रणाली की जो उन्होंने एक प्रकार से कहा जाए कि निंदा की, वहीं से भारतीय लोगों में, जनमानस में रोष उत्पन्न हुआ और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता, अपनी शिक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हुई। ये राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण के रूप में आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब आइए सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में हम बात करते हैं कि अंग्रेज हमेशा अपने को सभ्य समझते थे और भारतीयों को असभ्य समझते थे। हमें हीन भावना से देखा जाता था। यह जो दोहरी मानसिकता थी, यह जो भाव था, इस भाव ने भारतीयों में एकजुटता पैदा की, अपने देश के प्रति जागरूकता पैदा की। क्योंकि वो तो इस बात का प्रचार करते रहे कि हम भारतीयों को सभ्य बना रहे हैं, तो क्या हम असभ्य थे? ये एक प्रश्न खड़ा हो जाता है कि क्या हम असभ्य थे? ऐसा नहीं, लेकिन यह मानसिकता कहीं ना कहीं भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का काम किया। अगली बात, आर्थिक कारण। आप जानते हैं कि अंग्रेजों ने भारतीय किसानों, बुनकरों, शिल्पकारों, सभी वर्ग के लोगों का आर्थिक शोषण किया।
अब एक एक तह में जाए कि कैसे किया तो बहुत लंबा होगा, लेकिन फिर भी छोटा सा आप जान लें। आप पढ़े होंगे 8 में ही, कक्षा 8 में याद हो तो, कि आपको बताया गया कि महलवारी व्यवस्था क्या थी, उनकी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी। जो किसानों पर कर वसूलने का एक विशेष व्यवस्था के तहत उन्होंने कर वसूलने की जो प्रणाली अपनाई, और इस तरह से किसानों का शोषण हुआ। बहुत से किसान कर न दे सके और नहीं दे सके, जिससे वो और गरीब होते चले। इसी प्रकार उन्होंने व्यापार में जो नीति अपनाई, भारत से कच्चा माल खरीद कर ले जाते कम दामों में, और ब्रिटेन में उस कच्चे माल द्वारा मशीनों से जब वस्तु तैयार होने लगी, तो भारतीय जो मजदूर, शिल्पकार, बुनकर अपने वस्त्र तैयार करते थे, उनके तुलना में मशीन से तैयार की गई वस्तु सस्ती होती थी। और इस तरह से भारत में छोटे लघु ऐसे उद्योगों का विनाश हो गया, और जब विनाश हो गया तो बुनकर, शिल्पकार, कामगार बेकार हो गए। इस तरह से उनके मन में भी असंतोष की भावनाएं पैदा हुई और अपने देश के प्रति समर्पण बढ़ा। आप जानते हो कि 19वीं सदी में प्रेस की भी भूमिका आ चुकी थी। हमारे यहां 19वीं शताब्दी में अमृत बाजार जैसे समाचार पत्र प्रकाशित होना शुरू हो गए थे। इन अखबारों ने कहीं ना कहीं अंग्रेजों की जो है शासन प्रणाली को लिखने का काम किया, और भारतीय जनमानस में एक इससे भी एक सूत्र में बंधने का अवसर प्राप्त हुआ। एक भूमिका और हम हेडिंग इसमें बढ़ा सकते हैं, वो है हमारे यहां 19वीं सदी में जो सुधार आंदोलन हुए, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में हो, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे वो जातिगत क्षेत्र में हो, इन सुधार आंदोलनों ने भी अपनी भूमिका अदा की राष्ट्रवाद के विकास में। आप भी आज में पढ़े हैं कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में की। इसी तरह से 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की। चाहे वो एनी बेसेंट की थियोसॉफिकल सोसाइटी हो, चाहे विवेकानंद द्वारा किया गया रामकृष्ण मिशन हो, चाहे मुस्लिम सुधार आंदोलन हो, चाहे ज्योतिबा फूले का दलित आंदोलन हो, ये सभी आंदोलनों ने, ये सभी सुधार आंदोलनों ने कहीं ना कहीं भारत में एक नई चेतना प्रकट की, और इस चेतना का परिणाम रहा कि भारतवासी एक सूत्र में बंधे, और एक तरह से कहा जाए कि राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ, और यही राष्ट्रीय एकता राष्ट्रवाद के रूप में परिणित हुई, और इसी राष्ट्रवाद ने ही कहा जाए कि भारत की स्वतंत्रता का मूल मंत्र बना। अब अगर राष्ट्रवाद के द्वारा या भारतीय राष्ट्रीय एकता के द्वारा हम ये कहें कि भारत ने अपने संघर्ष को शुरू किया, तो वैसे तो आपके पाठ्यक्रम में केवल राष्ट्रवाद का 3 अगर चरण में हम बांटेंगे तो केवल अंतिम चरण ही आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना है। लेकिन कहानी अगर केवल अंतिम चरण में हम डायरेक्ट पढ़ाना शुरू करें तो बहुत कहानी समझ में नहीं आएगी आपको। इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा प्रकाश पीछे से डालना होगा, तभी आपको समझ में आएगी पूरी कहानी।
वैसे तो अंग्रेजों ने जब जब भारतीय नागरिकों पर किसी भी प्रकार का शोषण किया तो उसका विरोध हुआ, लेकिन ये विरोध जो है अंग्रेजों का उस प्रारंभिक काल में कहा जाए कोई विशेष प्रभाव अंग्रेजों पर नहीं डाल पाया, क्योंकि अंग्रेजों ने उसे अपने दमनकारी नीति से दबा दिया। चाहे अगर देखा जाए 20वीं सदी के शुरुआत में सेना में जब कानों में बाली पहनना, टीका लगाना, दाढ़ी रखना जैसे क्रियाकलापों पर, भारतीय क्रियाकलापों पर पाबंदी लगा दी, जब सैनिकों ने इसका विरोध किया तो अंग्रेजों ने बड़े आसानी से दबा दिया। तो ऐसे ऐसे आंदोलन होते रहे, लेकिन जो पहला आंदोलन विशेष रूप से हुआ, जिसको हम भारत में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के नाम से भी जानते हैं, वो 1857 में हुआ। ये कहानी आप कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, 1857 की क्रांति या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन। हम इसको पढ़ाएंगे नहीं, बस थोड़ा सा आपको संक्षिप्त इसका परिचय दे रहा है। यहां एक तरह से कुछ राजनीतिकार इसको सैनिक विद्रोह भी मानते हैं, लेकिन ये सैनिक विद्रोह कहीं ना कहीं जन आंदोलन में बदल गया था। ये अलग बात है कि इस आंदोलन को अंग्रेजों ने इस बड़े आंदोलन को अंग्रेजों ने दबाने में सफलता प्राप्त की। किंतु एक बात आप ध्यान देंगे कि यह क्रांति 10 मई 1857 को मेरठ से जब प्रारंभ हुई तो ये दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, झांसी, जगदीशपुर जैसे भारत के क्षेत्रों में फैल गई और अंग्रेजों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ी इस क्रांति को दबाने के लिए। भले ही अंग्रेजों को सफलता तो मिली, किंतु अंग्रेजों के पसीने छूट गए। इसके बाद जो है अंग्रेजों को समझ में आ गई कि अगर भारतीयों को ऐसे आंदोलनों, बड़े आंदोलन करने से बचाना है तो उनके प्रति उदारतापूर्वक भाव रखना होगा। और इसलिए जब इस आंदोलन के बाद आपको मालूम भी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और सीधे ब्रिटिश शासन द्वारा भारत गवर्न होना, और उसी में जो है प्रथम जो शासिका बनकर महारानी विक्टोरिया भारत आई और महारानी विक्टोरिया ने बहुत से परिवर्तन किए भारतीय जो शासन की नीति थी। सेना में सैनिकों की संख्या, भारतीय सैनिकों की संख्या घटा दी गई, उदारपुर नीति लाई गई। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो राष्ट्रवाद के द्वारा ही इस क्रांति को बल मिला। लेकिन चूंकि इस परिवर्तन के बाद निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों का ही देन था कि भारतीय जो है आंदोलन का रूपरेखा थोड़ा बदल गया। और इसी तरह अब अगर हम अगली कड़ी में ले चलें आपको, तो 1885 ईस्वी में मुंबई कांग्रेस का गठन हुआ। कांग्रेस के संस्थापक A.O. ह्यूम माने जाते हैं। ये एक ब्रिटिश सैनिक अधिकारी जो रिटायर्ड थे, उन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना 1885 में
मुंबई में की। आज पठन पाठन के पहले लेक्चर में यहां तक आपको पहुंचा दिया। अगले लेक्चर में मैं इस कांग्रेस के ही कार्यकाल को आगे शुरू करूंगा, जो कि आपका मुख्य पाठ्यक्रम जब कांग्रेस का कार्यकाल 1919 के करीब पहुंचेगा, वहां से आपका पाठ्यक्रम चालू होता है, मूल पाठ्यक्रम जो आपको विशेष रूप से पढ़ना है। लेकिन इस कहानी को पीछे के भी बातों को जानना होगा, तभी आप इस पूरे पाठ का मतलब समझ पाएंगे। इस तरह से आप जो है आज आपने पढ़ा कि राष्ट्रवाद क्या है, भारत में राष्ट्रवाद उदय होने के मुख्य कारण क्या है, और राष्ट्रवाद के कारण भारत में क्रांति का उदय कैसे हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन का प्रारंभ कैसे हुआ, इस बात पर आपने चर्चा की। हम आपसे आशा करते हैं कि आप इसको पढ़ने के बाद निश्चित रूप से इससे संबंधित जो प्रश्न बनते होंगे, आप उस पे जो भी आपको समस्या उत्पन्न होगी